किसी सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को आप किस तरह से टाइम दे सकते हैं। तो वही छोटी सी मैं चीज लेके आऊँ आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उम्मीद करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आप एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपने स्टडी को लेके। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो डेटशीट है वो रिलीज हो चुकी है, राइट? तो अब आप लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, या मैं कहूं कि आपका अब जो काउंटडाउन है ना वो स्टार्ट हो गया है कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाए अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, है ना। अपने पूरे होल डे का शेड्यूल निकाल के आप कैसे किसी सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को आप किस तरह से टाइम दे सकते हैं। तो वही छोटी सी मैं चीज लेके आऊं आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उम्मीद करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प छोटी सी इस वीडियो के थ्रू कर पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं कहूं कि आप लोगों के स्कूल्स भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो टाइम कहीं ना कहीं मैनेज तो करना ही है ना। और आप लोग जब स्कूल जा रहे हो आजकल, जब आप लोग स्कूल जा रहे हो तो आपके स्कूल में काम भी है ना, आपको प्रैक्टिकल्स भी करने हैं और बाकी काम के लिए भी आपको बुलाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो कंप्लीट अगर मैं कहूं कि अकॉर्डिंग टू आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा पूरे 24 घंटों में से। तो कैसे, अगर हमारे पास अगर मैं देखूं तो फैब मार्च और अप्रैल, ठीक है जी, फैब, मार्च और अप्रैल जो है वो हमारे पास है यहाँ पे। फैब में अगर मैं निकालूं तो लगभग 20 से 22 दिन है, एवरेज निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, एकदम एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा। और मार्च में अगर मैं देखूं तो आपके पास लगभग मार्च पूरा है 31 दिन है, ठीक है जी। इसी तरह से अप्रैल में भी वैसे तो आपके पास 30 दिन हैं, लेकिन उन 30 दिन में से ऐसा नहीं होगा ना कि उन 30 के 30 दिन में आपका इनिशियली मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों के ऑलरेडी एग्जाम्स स्टार्ट हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप लास्ट 30 तारीख तक कोई सारे सब्जेक्ट्स अपने पढ़ते रहेंगे। तो आपको भी लास्ट वीक में मैं ये कह सकता हूं कि यार आप उस सब्जेक्ट पे अपना स्पेसिफिकली फोकस करना स्टार्ट कर देंगे जिसका एग्जाम आपका मई फर्स्ट वीक में है, राइट। तो एवरेजली अगर मैं इन 30 दिन में से मैं ले सकता हूं कि भाई चलो आपके पास जो है वो 25 डेज हैं, रफली आपके पास जो है वो कितने डेज हैं, 25 डेज हैं। तो क्यूमुलेटिव टोटल अगर मैं निकालूं इन डेज में से तो बहुत ज्यादा दिन आप लोगों के पास नहीं बचे, बहुत ज्यादा दिन आप लोगों के पास नहीं बचे। तो लगभग अगर मैं इन डेज का एक टोटल निकालता हूं तो वो कितना हुआ, वो हुआ लगभग टोटल 80 टू 85 डेज। कितना हुआ, 80 टू 85 डेज जो है वो यहां हमारे पास आएगा। 80 टू 85 डेज जो है हमारे पास निकल कर आएगा। तो किस तरह से अब आपको इसमें अपना शेड्यूल निकालना है, तो कम से कम यार एवरेजली, छोटे बच्चे तो हो नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको पूरे दिन में लगभग 1.5 से 2 घंटा तो देना पड़ेगा ना। इतना तो दोगे ना, 12th हो यार, बोर्ड के स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो, राइट। तो ऐसे में लगभग अगर आप हर सब्जेक्ट को, अब आपके जो मेन सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूं तो लाइक सभी की, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे बायोलॉजी की बात करूं तो जैसे अगर मैं देखूं तो पीसीएमबी अगर आप लेते हैं तो इसमें से अगर मैं बायोलॉजी उठाता हूं तो लगभग इसमें आपको एक पढ़ने के लिए लगभग 2 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए ना यार, इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में पता भी नहीं लगता होगा, 1 आवर का तो आपको पता भी नहीं लगता होगा, राइट। सो लगभग 2 घंटे अगर आप निकालते हो तो एवरेजली अगर मैं 80 दिन के हिसाब से निकालूं तो आपके पास कितना बना, 80 दिन के हिसाब से आपके पास बने लगभग 160 आवर्स। अब देख लो ये 160 आवर्स आपके सिर्फ बायोलॉजी की स्टडी के लिए। तो किस तरह से प्लान करेंगे इन 160 आवर्स को, कैसे यूटिलाइज करना है हमें, उस पर थोड़ी सी नजर मारते। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिखाऊंगा मैं, तो कैसे करें 160 आवर्स को यूज कैसे करना है। तो हाउ टू प्लान फ्रॉम 6 फैब टू 1 मई, राइट। मैं 1 मई तक का लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, 30 तारीख या 1 मई तक का अगर आप कुछ बच्चे लेना चाहते हैं तो इस तरह से मैं लेके चलूँ। तो लगभग मैंने उसमें से एक 80 दिन को जो है निकाल लिया। तो बायोलॉजी आपका 044 सेशन 2020-21 और 24 मई को जो आपका एग्जाम है इसका बायोलॉजी का। तो लर्नर्स क्या है यहाँ पे कि सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है, मैंने जो 80 दिन का बताया है आपको, उससे पहले मैं एक नजर मारना चाहूंगा यहाँ पे इस रिवीजन के पॉइंट को डिस्कस करने से पहले इस टेबल पे, राइट। ये टेबल आपको दिख रही है, ऑलमोस्ट जो है चैप्टर 1 डिलीट हो चुका है यहाँ से, चैप्टर 9 है, चैप्टर 7 है, 14 है, 16 है, ये चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो आपको ये जो 160 आवर्स को कंज्यूम करना है ना अपने, जो निकालने हैं इसमें से, जो हम 160 आवर्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा लोग, तो यहाँ क्या करना है आपको, यूनिट वाइज वेटेज देखना है आपको। देखो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स आपके लगभग 18 मार्क्स के बन रहे हैं। आपके जो चैप्टर 2, 3, 4 जो है वो 14 मार्क्स के बन रहे हैं, इनिशियल 2 चैप्टर। आपके जो चैप्टर नंबर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स हैं, ये लगभग 14 नंबर के बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे,
आपको यूनिट वाइज जिस यूनिट की वेटेज ज्यादा है, जैसे मैं कहूं कि इन 2 यूनिट्स की या इन 3 यूनिट्स की वेटेज ज्यादा है, आपको इसमें ज्यादा फोकस रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिविजन। देखिए रिवीजन जो है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए लेके आऊं कि अगर अभी तक चलो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की होगी, है ना, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, है ना, हम यहाँ सबको दिमाग में रख के चलते हैं। तो रिवीजन तो भाई बहुत जरूरी है ना। रिवीजन से क्या होगा, रिवीजन करनी किस तरह से आपको, अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्क्स, और किस तरह से मैंने बताया आपको परसेंटेज। आप देखिए इसमें कि किस यूनिट की वेटेज ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट कीजिएगा, राइट। तो ये चीज आपको समझ आती है ना कि किस पे ज्यादा टाइम लगाना है, ये चीज आपको देखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मतलब है इसका, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कौन से कहूं, आप लोग एनसीईआरटी तो पढ़ते हो ना यार, एनसीईआरटी के तो रीडर हो ही आप, है ना। एनसीईआरटी के जब आप रीडर हो, जब आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करते हुए आप देखते होंगे एनसीईआरटी में कि कुछ आपको ब्लैक वर्ड्स दिखते हैं ना चैप्टर के बीच में, कोई भी, जैसे आपने कहीं पढ़ा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, राइट, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है, मतलब इस तरह की जो टर्म्स आती हैं आपकी, तो वो आपको कैसी दिखती हैं, वो ब्लैक वर्ड में दिखती है। तो इन ब्लैक वर्ड्स को आपको नहीं छोड़ना। ये ब्लैक वर्ड्स क्या करेंगे, इन ब्लैक वर्ड से इवन आप क्या कर सकते हैं, इन ब्लैक वर्ड्स की हेल्प से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इन ब्लैक वर्ड्स को आप रखें अपने पास, इनसे क्या करें, आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। उन छोटे नोट्स से आप क्या करेंगे, इन छोटे नोट्स से क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो आपका ग्रिप अप होता हुआ चला जाएगा। जब आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएंगे ना, तो अपने नोट्स बनाने पे आपको क्या होगा कि आपका टॉपिक आपके पास जो है वो ग्रिप अप होता चला जाएगा। समझ आ रही है बात। तो रिवीजन आपने स्टार्ट की, सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, रिवीजन किस हिसाब से करनी है आपको। और अगर आप पहली बार, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स है ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि जो बेचारे अभी तक नहीं पढ़ा किसी ने, तो आप भी एनसीईआरटी की जो रिवीजन जो बुक है ना, उसको आप थोरोली रीड करना स्टार्ट कर दें। और जहां हम 2 आवर्स की बात कर रहे हैं, वहीं आप अपने नंबर ऑफ आवर्स को जो है बढ़ा दें, उनको इंक्रीज कर दो। तो एनसीईआरटी आपको थोरोली रीडिंग करने से थोड़ा सा ये एडवांटेज मिलेगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो नीट के लिए भी स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ब्लैक वर्ड्स वाला एक पॉइंट बताया, राइट। तो वेटेज वाइज आपको समझ आया, हाईलाइट समझ आया। तो अब क्या होगा, जब आपने इनसे शॉर्ट नोट्स बनाए, तो अगर आपका टॉपिक ग्रिप अप हो गया, आप टॉपिक को और ज्यादा ग्रिप अप कैसे करना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस। तो जब आपने टॉपिक पढ़ा, तो टॉपिक पढ़ने से कुछ हद तक वो आपके पास ग्रिप अप हो गया, तो ग्रिप बनाए आपने टॉपिक पे। अब ग्रिप बनाने के बाद उसको और कैसे पकड़ के रखना है, तो आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चंस की तरफ। मैं सबसे पहले बोलूंगा आपको कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जो आप सॉल्व करें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आप चैप्टर का एंड करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर आता है आप लोग का, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कीजिए, राइट। और उसमें आप देखेंगे कि जब आप इसमें एग्जाम्पलर देखेंगे, तो आपको इसमें उसमें एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, आपको उसमें एमसीक्यू मिलेंगे, हर एक चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो आपको एक तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा जब आप उसमें और देखेंगे, तो आपको उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उसके अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको उसके अंदर इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो आपके पास क्या होगा, बंचेस ऑफ क्वेश्चन हो गए, तो और ज्यादा टॉपिक जो है वो आपका ग्रिप अप हो जाएगा, राइट। तो ये चीज समझ आई ना। तो ये 3 चीजें अगर आप अभी तक करते हैं तो वेल एंड गुड है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये, अगर आप इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे तो। देन उसके बाद में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, मेक अ फ्लो चार्ट्स ऑफ द टॉपिक, है ना। ये जो आप बहुत पहले से ये चीज आप देखते आए हैं। सो फ्लो चार्ट का एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, फ्लो चार्ट का एडवांटेज ये मिलेगा कि जब आपको उस टॉपिक को दोबारा से देखना होगा, जब आप उस टॉपिक को दोबारा से देखेंगे, तो लेस टाइम में आप मोर कवर करेंगे, लेस टाइम में मोर कवर करेंगे, कम में ज्यादा। साधारण शब्दों में कहूं तो कम में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसी तरह से आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, इवन हमने माइंड मैप्स का अपलोड भी किया, आप देखिए जाके चैप्टर के। तो जब आपके पास टाइम कम है ना, तो कम टाइम में आप किस तरह से ज्यादा चाहिए आपको, तो ये 2 पॉइंट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो अपने हर एक टॉपिक है, जैसे मैं टॉपिक बोल दूं कोई, मैंने कहा स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आप उसका फ्लो चार्ट बनाइए। मैंने कहा ओओजेनेसिस, आप उसका फ्लो चार्ट बनाइए, राइट। मैंने कहा कि कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, आप पढ़ते हैं कि कैसे वो जो पूरा सेंट्रल डोगमा है आपने पढ़ा, तो लास्ट में क्या प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, वो कहां से स्टार्ट हुआ कहां पे खत्म हुआ, उसका एक फ्लो चार्ट बनाओ, राइट। आपने पढ़ा जैसे कोई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग,
तो किस तरह से हुई वो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग है, उसको आप अपना एक फ्लो चार्ट बना लो। तो ये फ्लो चार्ट जो है आपको उस पूरे टॉपिक को कम टाइम में कवर करने में हेल्प करेंगे, और आपको फ्लो चार्ट से एक लंबे टाइम तक जो है टॉपिक याद रहता है। राइट, ये बात क्लियर है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा डायग्राम्स, देखो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको डायग्राम्स तो करने ही पड़ेंगे ना। अब चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, यहां से कितने सारे डायग्राम्स ऐसे, स्पेशली चैप्टर 2 में से आपको बहुत सारे डायग्राम्स है, मैं तो कहूंगा सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में तो। राइट, चैप्टर 3 में डायग्राम्स हैं, चैप्टर 5 में कुछ थोड़े से हैं। राइट, तो यहां से आपको डायग्राम्स की जो है प्रैक्टिस करनी है ज्यादा, जो आपको फोकस रखना है। उसके अलावा ग्राफ्स, इकोलॉजी की यूनिट में आप लोग ग्राफ्स पढ़ते हो, इकोलॉजी की यूनिट में आप लोग ग्राफ्स देखते हो, तो वहां से आपको उन ग्राफ्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ग्राफ पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। यहां पे जैसे हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, इनके अलावा आप ना ज्यादातर जो ध्यान दें, और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं आप उनको अपना फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। राइट, उन पे अपना फोकस कीजिएगा। रीजन क्या है कि क्यों 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको कराने का, कहने का कि आप ज्यादा से ज्यादा उनको करें। क्योंकि जब आप देखते हैं ना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कई बार पार्ट्स के अंदर आए होते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो कई बार ऐसा होता है कि एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके 2 टॉपिक कवर हो रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन करने से आपको 2 टॉपिक रिकॉल हो जाएंगे, आपके दो टॉपिक्स की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। इट विल हेल्प यू। राइट, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ज्यादा निशाना बनाइए। उसके अंदर डेफिनेशन भी मिलेगी आपको, उसके अंदर एप्लीकेशन भी मिल सकती है, उसके अंदर आपको वेरियस एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं, टेक्निक्स पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 5 मार्क्स वालों में। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और ये चीजें। इसके अलावा आप इसके अंदर और क्या देख सकते हैं, और बताता हूं, फिर एक और पॉइंट पे आते हैं हम यहाँ पे अभी। तो इसके अलावा हम इसमें और क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए। अब आपने क्या देखना है इसमें कि जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आए हुए ना, उन पे भी थोड़ा सा नजर मारनी है। लेकिन उसमें मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आप, जब आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा तो आप 18 से 24 तारीख 23 तारीख के बीच में आप कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें आगे कि आप वो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ये तो अभी फैब 2 मई तक की स्ट्रेटेजी, आप इसको इस तरह से चलाते रहें। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये एक है कि मिनिमाइज योर सोशल लाइफ। ये थोड़ा सा कठिन है ना, ये थोड़ा सा टफ है। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सोशल लाइफ को खत्म कर दो, यहाँ इस सोशल लाइफ के ना बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं लर्नर्स। तो पॉजिटिव इंपैक्ट अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव प्रभाव ये है इसका कि देखो हम लोग जो कनेक्टिविटी है जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल लाइफ, है ना जी। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, या फिर टेलीग्राम है जहां पे आप हमें देखते हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर। तो वहां से कहीं ना कहीं आप अपने पॉजिटिव, जहां आपकी स्टडी को लेकर, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल है, ऑलरेडी ये जो साल है वो आप जानते हैं किस तरह से गया है, अगर मैं देखूं तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, तो जितना भी आप जो समय इधर उधर निकालते हैं, मतलब समझदार हैं आप लोग, तो वेस्ट ना करें टाइम को। राइट, बैलेंस करके चले। जो मैंने आपको 160 आवर्स वाली जो कहानी बताई है, पूरी इसी तरह से ये भी सोचे कि और भी सब्जेक्ट्स आपको किस तरह से स्टडी करनी है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आप दोनों जानते हो सोशल लाइफ के, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंड देन द स्लीप वेल, अपनी अच्छी नींद आपको बहुत कुछ दे सकती है, फिट रखेगी आपको। सो अच्छी नींद, ईट हेल्दी, ज्यादा फूड, जानते हैं मैं कौन से फूड की बात करूं, किस तरह का फूड आप लें, तो अच्छा फूड लेंगे, अच्छी नींद आएगी आपको, और अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा। एंड ब्रीद डीपली, राइट, गहरी सांस लें, और उसी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो ये कुछ छोटी सी जो ट्रिक्स हैं, मतलब ये छोटा सा जो मेरा माइंडसेट ऐसा कहता है कि अगर आप इसको कुछ दिन फॉलो करके देखिए, राइट, हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंगली आप उसको, हर एक यूनिट के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो तैयारी है आपकी जो जीत की, उसको इस तरह से रखिए। तो आई होप कि मैं आपको थोड़ी सी कुछ स्ट्रेटेजी आप तक पहुंचाने में इन 2 से 3 महीने की कुछ दे पाया हूं, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वाइज, और अकॉर्डिंग टू द यूनिट वाइज, और अकॉर्डिंग टू जो वेटेज ऑफ द यूनिट आप किस तरह से उसको उठाएं, और देन टॉपिक के बाद क्या करें, पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करें, तो वो आप पॉइंट्स अपने नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कि कैसे आप 18 से और जब तक आपका एग्जाम होगा 24 मई को बायोलॉजी का, उसके बीच में आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।